सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो रेकरेंट है, नहीं तो सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ भी है ना। पहले एमडीजी गोल्स होते थे, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है। फर्दर जैसे ऐसे होगा, मतलब ऐसा है, कोई ना कोई थीम ऐसा रहेगा जिसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हो। दो शब्द है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ। छोटे छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं जब भी न्यूज में ये चल रहा है, जैसे नीति आयोग की बात होगी तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। तो एक इंपॉर्टेंट थीम है ना। तो ऐसा नहीं आपके शस्त्र में, वो शस्त्रागार में एक ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट तैयार होना चाहिए। जैसे नीति आयोग है रेडी, है ना, कि कभी भी आप उसको यूज कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स रेडी, वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है ना 2022, एसडीजी इंडेक्स ना डैशबोर्ड है वो करता है, और यहाँ पर फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट द एसडीजी एज रोड मैप टू 2030 एंड बियॉन्ड। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नेटवर्क है, ये इसको पब्लिश करते हैं। चलो, तो इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं अगर इसको समझे। से इंडिया है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारा इंडिया ना 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज है जो हमारा रैंक है। 2020 में हमारा रैंक 117 था, अभी ये है ना 121 हो चुका है। 117, फिर 120, फिर 121। इंप्रूवमेंट जैसे हम कहते हैं कि ग्रोथ होनी चाहिए। अभी हमारा रैंक है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में थोड़ा सा कर्टेल हो रहा है। अगर इसको समझने की कोशिश करें किस तरीके से, जो रिपोर्ट है इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या करते हैं। असेसमेंट है, जैसे जितनी भी ना ग्लोबल असेसमेंट होता है कि कंट्रीज कैसे प्रोग्रेस कर रही है। एसडीजी गोल्स बना दिए गए हैं, फिर उसके टारगेट्स रखे गए हैं। एक कंट्री उन टारगेट्स को कितना अचीव कर रही है, वो एस्पेक्ट हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से पता लगते हैं। इसको कौन पब्लिश करता है ना, एसडीएसएन, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसको पब्लिश करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये ना सोल्यूशन नेटवर्क है, ये क्या कर रहा है। ये बेसिकली जो साइंटिफिक डाटा है उसको मोबिलाइज करता है। 2012 में लॉन्च हुआ था। किस चीज के लिए ये मोबिलाइज करता है, जो भी ग्लोबल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है, ये लोग इकट्ठे आते हैं और जो भी प्रैक्टिसेस है ना हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कर क्या रहे हैं, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको उठाएंगे ना, उसके लिए टारगेट बनाएंगे, और फिर बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है इसके द्वारा। और देश में हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल उनकी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, और जो हमारे टारगेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। यहाँ पर जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, ये क्या करता है, ये ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कर रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कंट्रीज है क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं, जो ग्लोबल स्ट्रैटेजीज है इनको। तो अगर हम समझे कि रैंकिंग किस तरीके से होती है, देखो ओवरऑल एक स्कोर निकालते हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, हर एक के कुछ पैरामीटर्स है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि कितने एसडीजी अचीवमेंट हुई है। तो अगर 100 अचीव कर रहा है वो, तो उसका मतलब वो जितने भी पैरामीटर्स थे उसके अंदर जो जो टारगेट्स रखे गए हैं वो अचीव कर रहा है, अदरवाइज कुछ टारगेट्स अचीव नहीं हुए। अगर हम परफॉर्मेंस देखें कंट्रीज की किस तरीके से हो रही है, तो 2022 इंडेक्स में आपका फिनलैंड टॉप किया है। इसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, इन्होंने टॉप किया था। इसके अलावा जैसे ईस्ट और ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यहाँ पर प्रपोज किया गया कि सबसे ज्यादा 2015 के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस देखी गई है। साउथ साउथ एशिया वाला जो एरिया है इसमें इसमें बांग्लादेश है, कंबोडिया है, इनकी प्रोग्रेस सबसे ज्यादा है 2015 के बाद। जब इनको पहले एमडीजी गोल्स होते थे, फिर एसडीजी गोल्स अभी आ रहे हैं, तो इसमें सबसे अच्छा बांग्लादेश कंबोडिया का रहा है। और जो वेनेजुएला है, जब से इम्प्लीमेंट होने हुआ है उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, तो ओवरऑल मेजर हाइलाइट्स यहाँ पर क्या थी, क्या क्या चीजें समझ आई है रिपोर्ट से हमको, कि मल्टीपल यहाँ पर ना साइमल्टेनियस हेल्थ है, क्लाइमेट है, बायोडाइवर्सिटी, जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस, ये सब मेजर रीजंस हैं कि, या ऐसा भी कहा जा सके, मतलब ये सेटबैक के रीजंस है क्यों हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं। हेल्थ में हमारा मेजर क्या हुआ था,
कोविड, है ना, क्लाइमेट चेंज हम देख ही रहे हैं, है ना, फिर बायोडाइवर्सिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, फिर लड़ाइयाँ हो रही है ना, यूक्रेन क्राइसिस है। तो अगर हम समझे एसडीजी इंडेक्स में ये कम हुआ है, स्पेसिफिकली अगर देखेंगे 2 साल लगातार, और इसमें पैंडेमिक है, और पैंडेमिक ने किस पे इम्पैक्ट किया सबसे ज्यादा, जैसे एसडीजी 1 नो पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। फिर एसडीजी 8 है आपका, है ना, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौकरियां नहीं मिल रही है लोगों को, जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, डिसेंट वर्क नहीं मिल रहा है, तो हाँ एक पुअर परफॉर्मेंस हो रही है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें, फिर जैसे ही पेंडेमिक खुला है उसके बाद एसडीजी 11 से 15, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज में भी हमारी बहुत पुअर परफॉर्मेंस आ रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन ओपन अप हो रही है, अब ये आइडिया चल रहा है कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी सस्टेन करने के लिए, ठीक है, उसके लिए एमिशन ज्यादा हो रहे हैं कंट्रीज के, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। फर्दर अगर हम देखेंगे, एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट आ रही है मिलिट्री, है ना, यूक्रेन क्राइसिस जैसे हम देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चला ही रहता है और कहीं ना कहीं एक वो कोल्ड वॉर का कंटिन्यूएशन देखा जाता है इसको। तो यहाँ पर यूक्रेन में वॉर हो रही है, और इंटरनेशनल स्पिल ओवर जिसके किन किन चीजों पे है, कैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे फूड सिक्योरिटी, है ना, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, सब पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर वॉर होती है तो ओवरऑल हर चीज पे, क्योंकि देखो ना, सिंपल प्राइस राइज हो जाएगा, जैसे ही प्राइस राइज हो रहा है हमारी फूड सिक्योरिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इस चीज को देखिए, इंडिया इंडिया की प्रिपेयर्डनेस कैसी है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। अगर एसडीजी में देखा जाए कि बहुत अच्छा काम इंडिया नहीं कर पा रही, क्योंकि हम पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, वॉर हो रही है, वॉर, कोविड का इम्पैक्ट देखो बहुत ज्यादा हुआ था, वॉर का इम्पैक्ट देखो, ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम वेल प्लेस्ड नहीं है, देखना चाहे ना कि ये एनडीजी, ये ना एसडीजी के जो यूनाइटेड नेशन की जो मैंडेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, इसको फुलफिल करने के लिए मेनली हमको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, अगर हम इसको देखेंगे ना कि 11, ऐसा जो रिपोर्ट आई थी इंडेक्स में, हमने ये देखा है कि हम 11 जो टारगेट्स हैं 17 में से, इनको अचीव करने में हम प्रॉब्लम आ रही है। स्पेसिफिकली किस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम देखेंगे डिसेंट वर्क, ये बहुत ज्यादा चैलेंज है, और ये हुआ था कोविड के टाइम पे भी, ठीक है, डिसेंट वर्क लोगों को दिलाना टफ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि रिपोर्ट इंडिया की क्लाइमेट चेंज के बेसिस पर, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई थी 2022 में, ये क्या कह रही है, इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस है, तो यहाँ है ना, इंडिया की परफॉर्मेंस क्लाइमेट चेंज पे, ये 13, है ना, ये एसडीजी 13 है, इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए जो है स्लिप करी है 2019 से 2020 के बीच में। स्पेसिफिकली अगर कंट्री वाइज देखेंगे डिक्लाइन इंडिया का कहाँ पर हो रहा है परफॉर्मेंस, तो ये 8 स्टेट्स है, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक, आंध्र, पंजाब और झारखंड। इनका एसडीजी 13 में पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली एक ड्रॉप आ रहा है। तो अगर ऐसे देखा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट में इंडिया में दिक्कतें आ रही है। किन चीजों में हम अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, अराउंड 10 गोल्स है जिसमें हम अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जैसे एसडीजी 2 है, एंडिंग हंगर। तो गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज है, जिसे हम देखते हैं ना कि ये जैसे पीडीएस है ना, इसके अलावा भी अंत्योदय योजना, तो खाना बेसिकली एक ही, हंगर को खत्म करना, उसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ पे इंडिया ने अच्छा इन्वेस्ट किया है, हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, है ना, एसडीजी 6 है, इस पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। फर्दर क्या चीजें करनी चाहिए, इंडिया को रिपोर्ट क्या कहता है ना, कि किन एस्पेक्ट्स पे हम काम कर सकते हैं। पहला, जैसे पार्टनरशिप है और इनोवेशन है, इस पे काम करना चाहिए पार्टनर और कंट्रीज के साथ। पार्टनरशिप में जैसे कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था, तो एक साइंटिफिक कोऑपरेशन की बात, और इंडिया ने भी देखो कई चीजें, हमने भी तो भारत बायोटेक है ना, वैक्सीन बनाने में हेल्प कर रहा था। फिर तो एक बेसिक बात हम क्या कह रहे हैं कि हमको पार्टनरशिप करने की जरूरत, नए पार्टनर बनाने की जरूरत है, इनोवेशन पे काम करने की जरूरत है। और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें किन किन एस्पेक्ट्स, जैसे डाटा सिस्टम है ना, वो डाटा सिस्टम, ये हमको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। देखो अब सुपर कंप्यूटर्स है,
हम यूज कर रहे हैं, ओवरऑल हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कलेक्ट हो रही है, जैसे बिग डाटा है, इसको यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है। तो ओवरऑल हमको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करने की जरूरत है, जो एक डिसिसिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि हम जो भी इश्यूज है, जो भी चैलेंजेस है कंट्री के अंदर, उसको सॉर्ट कर सके। दूसरा एस्पेक्ट कि हमको अपनी ना जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटीज जो हमारी रहेंगी रिसर्च और डेवलपमेंट की, लोगों को स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है, ये अभी भी हमारा क्वेश्चनेबल है, तो हमको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी भी आपने देखा होगा ना, बार बार रिपोर्ट्स आती रहती है, जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत ज्यादा प्लैग चलता है, प्लैगरिज्म हो रहा है बहुत ज्यादा, जो हमारे लोग रिसर्च पेपर छाप रहे हैं, बहुत क्वालिटी रिसर्च पेपर्स नहीं है, ठीक है, तो रिसर्च पे हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, बेसिकली पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसमें भी ना कुछ एरियाज स्पेसिफिकली, जैसे जैसे हम क्लाइमेट के एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करना, स्पेसिफिकली अगर हम देखें ना एसडीजी में इन्वेस्ट करना चाहिए हमको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, फर्दर ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। इवन दो हेल्थ में हम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हेल्थ पे, एजुकेशन पे हमको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए कि अभी भी इस टाइम पर एक चैलेंज की तरह क्या है, पैसे का है ना, कि जो इन्वेस्टमेंट्स लेना, पैसा उठाना, ये अभी भी एक चैलेंज रहेगा। पूरे स्टाफ जो वर्ल्ड का है, तो यहाँ पे मार्केट एसेस कैपिटल के लिए एक्सेप्टेबल टर्म्स पे हमको नहीं मिल रही है, ये एक इशू आ रहा है। अगर पैसे की बात करें ना, हमको वो लेना, और जितनी पुअर और वल्नरेबल कंट्रीज हैं, ठीक है, जितने भी ये क्राइसिस हो रहे हैं लगातार, इससे बहुत ज्यादा हार्ड हिट हो रहा है, ये रिपोर्ट की असेसमेंट है। और हमको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हमको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। इन जनरल भी ये हो रहा है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हम समझने की कोशिश करें हमारे लिए टॉपिक क्या है, जो जिसके लिए हमें बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक है हमारा ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इज नाउ द ओनली एवेन्यू टू फ्यूचर इंक्लूसिव प्रोग्रेस। तो यहाँ दो एस्पेक्ट्स पे बात हो रही है, एक क्या है आपका सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना, एक थीम हमारा सस्टेनेबिलिटी है और दूसरा थीम हमारा इंक्लूसिव प्रोग्रेस है। इन दो चीजों पे हमको काम करना पड़ेगा, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव। तो पहले तो ये समझ आना चाहिए कि ये दो थीम क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कि कैसे अगर हम ओवरऑल ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लाएंगे। तो ये क्या कह रहा है टॉपिक, कि यही सिर्फ एक एवेन्यू है ताकि हमारे फ्यूचर में एक इंक्लूसिव प्रोग्रेस हो सके। तो प्रश्न, तो यहाँ पर बेसिक चीज जो हमें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें किन किन एस्पेक्ट्स पे एक साथ बात होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लोग, ठीक है, फर्स्ट थिंग ये लोग है, तो हमको पॉवर्टी हंगर हर फॉर्म में अगर हम खत्म करें तो लोग सस्टेनेबली डेवलप कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करते हैं कि प्रॉस्परस लिविंग होना चाहिए, इंसान अच्छे से रह सके, पीसफुल होना चाहिए, फर्दर पार्टनरशिप, लोग एक साथ मिले, इंप्लीमेंट करेंगे जो भी एजेंडा हमारे ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं उसमें हम साथ में आए, और प्लैनेट के बारे में सोचें, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, जो क्लाइमेट इश्यूज है इनको रिड्रेस करना है। तो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सब थीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट फिर प्रश्न यही आता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम समझे, ये डेवलपमेंट करनी है ना, प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करना है, लेकिन फ्यूचर की नीड्स को चैलेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो ब्रुटलैंड कमीशन है, उनकी रिपोर्ट आई थी, उसमें किसमें एक रिपोर्ट थी, आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, 1987 में ये रिपोर्ट थी ब्रुटलैंड कमीशन की। इसमें ये कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, ये डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, आज की नीड को पूरा कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। हमको अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल करना है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है उसको कर्टेल नहीं करना है। गांधी जी बोलते हैं ना, इट देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, ठीक है। तो हमको स्पेसिफिकली यहाँ पर डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा।
लोगों के लिए भी, और ताकि जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, अगर हम जैसे अभी सारे रिसोर्सेज यूज कर देंगे तो क्या होगा कि वो फ्यूचर के लिए नहीं बचेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के यूज का क्या फायदा है कि फ्यूचर में भी वो है ना यूज हो सकता है। सूरज हमेशा के लिए है जब तक हम है ना, तो तब तक फिर वो एनर्जी यूज की जा सकती है। तो वही ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना, या जैसे हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं, वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हम चाह रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चाहता है कि कंक्रीट एफर्ट लिए जाए किन एस्पेक्ट्स के लिए, कि यहाँ पर एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल और रेजिलियंट फ्यूचर हो सके, लोगों के लिए भी और हमारे प्लैनेट के लिए भी। तो एक इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ हम समझे कि डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि फ्यूचर जनरेशंस की नीड करटेल ना हो। ठीक है, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, अगर हम इस चीज को समझे कि अगर है ना नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज देखो लिमिटेड है, अगर हम इसको बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, तो ओवरऑल नेचर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे देखो ना कि बहुत सी स्पीशीज है ना, ये एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम देखें 60% मेरीन फिशरीज है वर्ल्ड की, ये एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है। तो एक जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हम उसको एक लिमिट तक ही एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, नेचर को अगर आप जैसे इलास्टिक को एक्सपैंड करोगे ना, तो कुछ थोड़ा बाहर चला जाएगा, फिर जब मैं इलास्टिक को छोड़ दूंगा तो इलास्टिक वापस आ जाता है। लेकिन मैं इलास्टिक को बहुत जोर से खींचूं तो क्या होगा, इलास्टिक टूट जाता है। ठीक है ना, तो वही है कि नेचर भी ऐसा है कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी है ना एनवायरनमेंट की। अगर आपने उसको स्ट्रेच किया कुछ टाइम तक तो स्ट्रेच होगा, एक लेवल के बाद वो टूट जाएगा। ठीक है ना, तो हम वही चाह रहे हैं कि वो स्ट्रेच होने के बाद वापस लाया जा सके। वैसे जैसे हम रिसोर्सेज को देखते हैं, रिसोर्सेज में एक स्कैरसिटी है। ठीक है ना, रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि बस बहुत ज्यादा ये अवेलेबल हमेशा ही रहेंगे। स्कार्स स्पेसिफिकली अगर फूड प्रोडक्शन है ना, तो ये फूड प्रोडक्शन की नीड हमारी डबल कर जाएगी, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ती जाएगी। तो हम चाहते हैं कि अगले 40 साल में डबल हो जाए। ठीक है, और ऑलमोस्ट 23% जो वर्ल्ड का एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसको हम देखें डिग्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यस एक पैराडॉक्सेस चल रहे हैं, जो रिसोर्सेज है जो लाइफ के लिए जरूरी है वो कम हो रहे हैं। अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे है ना, यहाँ वाटर स्कार्स है, वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज जैसे जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिमिटेड है। जैसे हम देखिए क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, ये सब हमारे ओवर द पीरियड अगर हम देखेंगे बढ़ रहे हैं ना। सी लेवल अगर हम समझे तो एक्सटिंक्शन हो रहा है यहाँ पर बहुत से एनिमल्स का। तो ओवर द पीरियड बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से हमको ऐसा होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जैसे टॉपिक भी था ना कि अगर ये हम नहीं करते हैं तो फिर वी आर लीडिंग टूवर्ड्स है ना एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस। तो ये ऐसा नहीं है कि एक लग्जरी वाली बात है, अब ये एक नेसेसिटी हो गया है, क्योंकि डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रही है लाइफ में ना। ठीक है, तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम समझने की कोशिश करें, इसके तीन कोर एरियाज हम कहते हैं, तीन कोर एलिमेंट्स होते हैं ना, सोशल, इन्वायरमेंट और तीसरा एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक। तो तीनों एस्पेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है ना, तो सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, तो ये तीनों अगर हम एक साथ बैलेंस करके चलेंगे तो ही सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम मूव कर सकते हैं। तो कोर एलिमेंट्स अगर हम देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अगर इन तीनों के बीच में बैलेंस रहेगा, स्पेसिफिकली सोशल और इकोनॉमिक एक साथ हो तो सोसाइटी इक्विटेबल हो जाती है। अगर सोशल इन्वायरमेंट एक साथ है तो फिर एक बियरेबल सा सिस्टम बनता है, और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट एक साथ है तो हमारी लाइफ वायबल हो पाती है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करेंगे तो इसमें क्या एस्पेक्ट रहेगा, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको अचीव करनी है एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड, कि हर इंसान है उसका जीवन यापन अच्छे से हो, है ना, लेकिन वही उसको उसका लाइफ भी ठीक चले, और फर्दर लॉन्ग टर्म उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है या वो जो इम्पैक्ट नेचर पे कर रहा है वो है ना ओवर द पीरियड खत्म हो सके। जैसे हम कहते हैं कि इकोलॉजिकल सर्विसेज एनवायरनमेंट देता है। इकोलॉजिकल सर्विसेज कैसे होती है, अगर हम बात करें क्या होती है इकोलॉजिकल सर्विस।
पानी साफ हो रहा है ना। जैसे नेचर में हवा है ना, अगर हम देखें पेड़ है, पेड़ पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, है ना। नेचर में पानी, अगर नीचे पानी जाता सिंक इन करता है जमीन में, वो साफ हो जाता है। फिर कहीं चश्मा है, अंडरग्राउंड वाटर निकल रहा है, वो साफ होता है। तो नेचर बहुत सी चीजें खुद कर रहा है, डिग्रेडेशन, जो कीड़े मकोड़े हैं चीजों को डिग्रेड कर रहे हैं। वहाँ इकोलॉजिकल सर्विसेज बहुत सी है जो नेचर हमको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड आए और उसमें हम हार्मनी में जिए नेचर के साथ, यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इस चीज को समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप इस चीज को देखो, जापान है, जापान में पॉपुलेशन ज्यादा है बट स्टिल छोटा सा आइलैंड है, फिर भी क्यों मैनेज कर पा रहा है सस्टेनेबली? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हमको चाहिए। फिर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें, इसमें जो नेचर है ना, इतना यूज करो, इस वही जो हम कह रहे हैं ना कि एक इलास्टिक लिमिट है, उसको ब्रीच नहीं करना है एनवायरनमेंट की। यहाँ पर तो नेचर है, कहीं वो उसके जो ऐसा ना कि रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। तो उनको क्या करना है, जैसे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की तरह उसको यूज करें रिसोर्सेज को, कि बेसिकली उनको टाइम मिल जाए रिकूप करने का। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है और उसका एक रैशनल यूज करना है। इसके अंदर जैसे क्या क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे आपके, एनवायरनमेंट को कॉन्जर्व करो, बेसिक चीज है ना, कि बचाना है एनवायरनमेंट को, पेड़ काटने से बचा रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। पानी है, इसको सेव करना है, क्योंकि हम वाटर क्राइसिस देख रहे हैं, एक मेजर इशू है। फिर सस्टेनेबल मोबिलिटी होनी चाहिए, जैसे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे शिमला में आप देखो कि हम प्रमोट करते हैं कि लोग पैदल चलें, है ना, या वो साइकिल लेन्स अलग से बनाई जा रही है ताकि लोग उसको यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जैसे बीआरटीएस, एमआरटीएस, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, है ना, एमआरटीएस, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बीआरटीएस। अगर एक इंसान बस में, जैसे दिल्ली में क्या होता है, लोग मेट्रो प्रेफर करते हैं गाड़ियों से, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी में जाओगे तो आप लेट हो जाओगे। मेट्रो है, मेट्रो आपको जल्दी पहुंचा रही है और वो ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। तो वही एक सस्टेनेबल मोबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पोल्यूशन कम होता है। जैसे फॉरेन में देखना, कई कंट्रीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, वो चाहते हैं कि लोग उसको यूज करें। तो सस्टेनेबल मोबिलिटी। इसके अलावा जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना, तो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, इंदिरा पर्यावरण भवन दिल्ली में, उसके अंदर बहुत सी चीज ऐसी लाई जा रही है जिसमें जैसे कूल बीम टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, पानी पानी को गिराते हैं, उससे हवा क्रॉस करती है और उससे ठंडी हो जाती है बिल्डिंग। एसी नहीं जरूरी, है ना, टोटली और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलने वाली बिल्डिंग है। तो इस तरीके के जो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन है ना, उसको किया जा सकता है। अदरवाइज जैसे हम देखते हैं ना कि जो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रही है, इसकी वजह से भी, जैसे अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है, ये अर्बन एरिया है वो गर्म हो रहे हैं, तो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे काम करने की जरूरत है। और एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो एक सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट हमने इकोनॉमिक, एक हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स रहेंगे ना। सोशल सस्टेनेबिलिटी, हम इसको समझे, यहाँ पर क्या है कि सस्टेन, देखो ना, एक ये भी एस्पेक्ट है हमारे, जैसे जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, इस सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जैसे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटीज है, कल्चर्स है, वो इस तरह से मतलब डेवलप हो, इवॉल्व हो, जैसे हम कल्चर को डेवलप करने, इवॉल्व करने की बात करते हैं ना, ताकि उसमें हमारा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे से चले, हेल्थ केयर अच्छा हो, एजुकेशन अच्छी हो, ताकि हमारा वो होता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, अगर एक सोसाइटी ना, सोसाइटी सस्टेनेबल है, तो हमें सोशल सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करने की जरूरत है। इसके अलावा जैसे हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, तो डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, बिना, है ना, इन्वायरमेंट को हैम्पर करे, बिना इन्वायरमेंट को खराब करे, वेल्थ जनरेट करनी है और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट में फर्दर, जैसे गांधी जी के कॉन्सेप्ट है ना ट्रस्टीशिप का, है ना, ट्रस्टीशिप की बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी क्या कहते हैं
कि ये जो धरती है ये हमको ट्रस्टी की तरह मिली, इट्स नॉट आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। कुछ टाइम के लिए ट्रस्ट पे मिली है हमारे पास, जैसे ट्रस्टी होता है ना, उसका पर्सनल नहीं होती वो प्रॉपर्टी, वो बस देखने के लिए उसको मैनेज करेगा और आगे उसको जो भी नेक्स्ट आएगा उसके हाथ में दे देगा। तो यही इंडिया में भी जैसे वो बात कर रहे हैं ना कि हम ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट से चलना चाहिए, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। जैसे हम इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को कर्टेल करना है, इनइक्वालिटी को चेक में लाना है, और जो हमारे जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ना, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए विद इन द पीपल, ताकि वो जो होता है ना अमीर और गरीब में भेदभाव उसको कम करना, वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाता है। और जैसे पॉवर्टी है, वो बात होती है ना कि इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड डायमेंशंस, पॉवर्टी को खत्म करना है, ठीक है, इस पे हमको काम करना है। सस्टेनेबिलिटी है। इसके अलावा देखो सस्टेनेबिलिटी को कैसे अचीव किया जाए, जब हम बात करते हैं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कैसे आ सकती है, जब हम अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, देखो ये भी मेंस में है अलग से सिलेबस में भी टॉपिक ना, कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज के टॉपिक्स, तो अगर हम साइंटिफिक और ट्रेडिशनल नॉलेज को एक साथ लेके आए तो ही हम ग्रोथ कर सकते हैं सस्टेनेबली। अगर हम इस चीज को बात करें, जैसे मंगल सिंह टरबाइन है, मंगल सिंह टरबाइन को पानी में रखो और वो इस तरीके से डिजाइन की गई कि पानी के बहाव की वजह से ही घूमती है, और घूमने की वजह से अब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, या आप पानी उठाना चाहो पानी उठा सकते हो, इरिगेशन में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। दुर्लभ सिंह है, उन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाया था यूजिंग ये क्या बोलते हैं, मिट्टी, मिट्टी के नहीं होता जैसे अर्दन पॉट्स होते हैं मटके, उस तरीके से। उसमें क्या होता है फिनोमिना, जो सरफेस कूलिंग का फिनोमिना होता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। मटके से, मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है, बाहर उसमें पानी की एक लेयर आती है ना, निकलती है और उड़ जाती है, और उसका इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, पानी मटके के अंदर ठंडा रहता है। तो इसी को यूज करते हुए उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, जैसे हम इंदिरा पर्यावरण भवन की बात कर रहे हैं, तो क्या है ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे काठकुनी के घर बनते हैं, है ना, पहले बनते थे, तो काठकुनी है वो एक सस्टेनेबल वे है, पत्थर आसपास जितने भी मिल रहे हैं, धज्जी के घर जो हम बोलते हैं, और वो इस तरह से बने होते हैं कि अर्थ को एक प्रूफ होते हैं वो। तो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारी जड़ी बूटियां हैं, ओवरऑल कम्युनिटी की जो नॉलेज है उसको यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे लोकल रिसोर्सेज है, प्रैक्टिसेस है, जो प्रोसेसेस है, उनको अंडरस्टैंड करना और उनको यूज करना। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको साइंटिफिक नॉलेज के साथ जोड़ना, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है, देखो अब जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बारे में हाँ जिसने पढ़ा है उसको पता होगा, लेकिन यार जिसने जिंदगी भर जमीन पे काम किया है क्या उसको पता नहीं होगा। एक फार्मर को भी तो पता होगा क्या कैसे करना होता है, क्योंकि वो तो देख रहा है रोज, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनकी जो नॉलेज है उसको भी तो यूज किया जा सकता है। ओवरऑल जो हम कम्युनिटी की नॉलेज कहते हैं ना, कम्युनिटी की नॉलेज को यूज करना, इंडिजिनस नॉलेज है, जैसे कूल गांव में पानी के कंजर्वेशन के जो पहले से किया जाता था, बीच में जो वाटर क्राइसिस होने लगा तो लोगों ने यूज किया, है ना। तो पुरानी जो टेक्निक्स है, जैसे बावड़ियां बनी होती है, रानी की वाव, यूनेस्को हेरिटेज, है ना। तो कैसे उन्होंने अंडरग्राउंड पानी को के लिए बावड़ियां बनाई हुई है, तो ये कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का उसकी हेल्प से हो सकता है। और इसी के लिए जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे नेशनल आयुष मिशन है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी हम कर रहे हैं। क्या हो रहा था कि फॉरेन में लोग जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको पेटेंट करा रहे होते हैं। तो हमने क्या किया, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसकी एक डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं, ताकि क्योंकि कई चीजें ऐसी है ना हम ऑलरेडी उसको यूज करते हैं। जैसे एक बार हल्दी है, हल्दी का पेटेंट लेने लग गए थे लोग कि एंटीबायोटिक है। उस टाइम पर हमने क्वेश्चन किया इस चीज को कि यार, है ना, बोले हमको बहुत टाइम से पता है एंटीबायोटिक है ना, इंडिया में कितना यूज होता है हल्दी का, ठीक है ना। तो वही था कि खाने में तड़के में रोज डालते हैं हल्दी, तो यूएस एंटीबायोटिक उसका पेटेंट ले रहा था, तो उस टाइम पे क्वेश्चन किया कि ट्रेडिशनल नॉलेज है, और ट्रेडिशनल नॉलेज सस्टेनेबिलिटी की तरफ, अदरवाइज ये पेटेंट का जो एक नेक्सस है ना, इसकी वजह से भी एक सस्टेनेबिलिटी बैकफुट पे आती है कि पेटेंट में क्या हो रहा है। अब जैसे हम देखेंगे ना, ये सोलर पैनल्स है, अब किसी के पास उसका पेटेंट है तो क्या इशू हो रहा है, अब सब नहीं बना सकते उस टेक्नोलॉजी को, ठीक है, जब तक कि पीरियड 20 ईयर्स का खत्म नहीं होता। और तो ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कि किस किस डी में सोशल है, इकोनॉमिक है, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करेंगे इश्यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या क्या रिलेटेड रहेंगे, तो कहाँ दिक्कत आ रही है,
क्योंकि हम टॉपिक क्या कह रहे थे, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इज नाउ द ओनली एवेन्यू टू फ्यूचर इंक्लूसिव प्रोग्रेस। ठीक है, तो जब हम इस थीम पे बात कर रहे हैं तो हम क्या चाह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी हो। ठीक है, क्यों वो जरूरी है, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के। हम देखें इनइक्विटेबल ग्रोथ हो रही है, क्या देश में नॉर्थ साउथ डिवाइड आ रहा है ना। अगर उस क्वेश्चन को अगर हमने आंसर करना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ लानी है, हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड आ रहा है। नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है कि अमीर और गरीब देशों के बीच में एक गैप आ रहा है। अगर वो गैप आ रहा है तो अगर उसको फुलफिल करना है तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ डिवाइड को फुलफिल करने के लिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमें समझने की कोशिश करें कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, इसलिए अगर हम देखेंगे ना कि ओवर द पीरियड बहुत से रीजंस हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है। आप देख लो जो ये हमारे इक्वेटर है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, कितना मुश्किल होता है उसको एक्सप्लॉयट करना, वहां पर भी नहीं छोड़ा। हार्डवुड है उसको नहीं छोड़ा, सॉफ्टवुड तो चलो आसान होती है निकालनी, ठीक है ना। पिछले 20 साल में कितनी हमारी जो स्पीशीज है खत्म हो रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। अब किसी स्पीशीज में कुछ मिल गया है ना, कितनी इंडेंजर्ड, IUCN की रिपोर्ट आ रही है, इंडेंजर्ड स्पीशीज, थ्रेटन्ड स्पीशीज। किसी प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ना, एकदम फटोफट उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी, जिस वजह से वो बचता ही नहीं है स्पीशीज। क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर रीजन रह रहा है ये हर प्रॉब्लम का, है ना। सी लेवल राइज की वजह से कितना लाइफ चेंज हो सकती है। इतने हमारे जो ये डिजास्टर्स आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बढ़ गए हैं, ठीक है, तो फ्लड्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो हमारे ये होते हैं ना मोरेन डैम लेक, ये टूट रही है। जो हमारा ये केदारनाथ में फ्लडिंग हुई थी, मोरेन डैम लेक टूट गई थी, ठीक है, तो ज्यादा पानी पीछे से आएगा, वो लेक्स टूट जाएंगी। तो चेंजेस, तो क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है। कहीं पर आग लग जाती है ना, जैसे इंडोनेशिया के जंगल है उनमें आग लग रही है, सूखा पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में आग लग रही है, फॉरेस्ट फायर्स हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो यानी कि ये रास्ता है, अगर ये नहीं करेंगे तो ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आएगी। तो आप ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं जिस बेसिस पे क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, ना हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर हम देख रहे हैं, है ना, कि गरीब लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, अमीरों को मिल रहे हैं। जैसे वो ग्लीवैक का हमारे कंपलसरी लाइसेंसिंग का इशू चला था ना इंडिया में, कि ग्लीवैक है, उन्होंने दवाई बना दी थी, है ना, कैंसर की, बट वो अब पेटेंट है, वो महंगी पड़ रही है, हमारे गरीब लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको इनोवेशन पे काम करते रहना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हमारा थीम है तो हम समझ रहे एक क्या है कि जैसे यहाँ कह रहे हैं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इज नाउ द ओनली एवेन्यू टू फ्यूचर इंक्लूसिव प्रोग्रेस। तो ये सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है, पहले हमने क्या समझा कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, ठीक है, फिर हमने क्या समझा कि इस सस्टेनेबिलिटी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ग्लोबल क्या क्या पहले सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, फिर इसके 3 थीम देखे हमने, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और सोशल, ठीक है। फिर हम ये समझ रहे हैं कि कैसे ये जरूरी है और किस, अगर इसको करेंगे तो ही हमारे फ्यूचर अच्छा रह सकता है। और इसमें दूसरा जो वर्ड है इंक्लूसिव प्रोग्रेस का, ठीक है, तो जो इंक्लूसिव शब्द है ना, इसका प्रयोग ये क्या है, अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ को समझने की कोशिश करें, इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या क्या एलिमेंट्स है ना, एक पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी कम करनी, है ना, तो एक पॉवर्टी कम करना है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है हमने, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करनी है, सोशल सेक्टर को इंप्रूव करना है और पैसे को इक्विटली डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेसिकली इंक्लूसिव में क्या है, जो बेनिफिट है वो हर इंसान को मिले। जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस,
किसी के पास है चीजें, दूसरे के पास नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं कि सब लोगों को बेनिफिट मिले, ग्रास रूट लेवल तक बेनिफिट मिले, ठीक है। तो उसके लिए इंक्लूसिव होना जरूरी है। तो इंक्लूसिविटी क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इसका मतलब कि है ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना, बेसिक जैसे अगर इसको समझे तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में कि सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले ताकि पॉवर्टी कम हो। इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज है, अगर ये सबको मिलती है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, गरीबों को सबको अगर ये बेनिफिट मिल रहा है, तो ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर इंसान को एक बराबर एक ना ऐसे मौका मिल रहा है ग्रो करने का। जैसे कंपटीशन है, कंपटीशन क्या है, आपको एक मौका मिल रहा है टॉप में आने का, सबको एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटी मिले, डिसीजन मेकिंग मिले, और लोगों को एम्पावर करना है एजुकेशन के थ्रू और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। तो बेसिक कि उनकी लाइफ में जो एसेंशियल चीजें हैं, एसेंशियलिटी जिसको हम कहते हैं, उसको पूरा करना है। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ प्रोग्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ होनी चाहिए ना, गुड गवर्नेंस। आजकल गुड गवर्नेंस चल रहा है, तो ये गुड गवर्नेंस को एम करता है। देखिए गवर्नेंस जो गवर्नमेंट कर रही है उसको अच्छे से करे, लोगों को जोड़ के। यहाँ पर जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी एक हमारी डेवलप होनी चाहिए। ओईसीडी है ना, ओईसीडी क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन देखो ना, अगर कभी जैसे ब्रूकलिन कमीशन है, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख रहे हो तो प्रेफरेबली उसकी डेफिनेशन यूज करना। अदरवाइज यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हो तो आपका ओईसीडी की डेफिनेशन की इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। सोसाइटी के अंदर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज सब लोगों को मिलनी चाहिए। तो इंक्लूसिविटी की जब हम बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो क्या क्या थीम है, मतलब कैसे कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ की जा सकती है ना। एक तो गरीबी कम करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, सब लोगों को एसेंशियल सर्विसेज मिलनी चाहिए, सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना, स्किल बिल्डिंग होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए और विमेन की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो ही हम ओवरऑल सब लोगों को ग्रोथ में इंक्लूड कर सकते हैं। वरना क्या होता है, देखो जीडीपी तो ग्रो कर रही है कंट्री की, जीडीपी बहुत, कंट्रीज की जीडीपी बहुत अच्छी है, बट ओवरऑल उनके इंडेक्सेस देखोगे वो अच्छे नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे करी जाए ओवरऑल एक कंट्री की, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल लोगों का इंप्रूव करना। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, है ना, यहाँ पर किस चीज पे डिपेंड करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारा 15 से, जैसे इंडिया में 60 साल पे रिटायर हो जाते हैं, है ना, तो 59, बाहर आपके 65 तक रिटायर होते तो 64 ईयर्स, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है ना, तो उसको इस तरीके से डेवलप करना कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर सके, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको हार्नेस करना। तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी, इंसान जब जॉब कर रहा है मतलब एम्प्लॉयबल हो सके। देखो हमारे यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी ना कि जैसे जो भी हमारे यहाँ एजुकेटेड बच्चे हैं एम्प्लॉयबल नहीं है, तो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयबल होनी चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग ये अच्छे से होनी चाहिए उनकी। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो इंसान काम नहीं कर सकता है, ठीक है। एजुकेशन अच्छी नहीं है तो फिर वो, है ना, नहीं प्रोग्रेस कर पाएगा। ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स इसके अंदर रहेंगे। तो अगर इंडिया देखो हम क्या इश्यूज है कि ट्रेंड वर्कफोर्स यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे बहुत आप देखोगे कंपनीज बहुत रिपोर्ट दे रही, टीसीएस है, टीसीएस एक बार की नहीं, जैसे जो हम इंजीनियर्स रिक्रूट करते हैं, हम देखो नॉर्मली बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बाहर नहीं होता है, इंडिया में बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। क्यों है कि बोले जो हमारे लोग हैं, जो जिनको ये लोग लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कहते हैं इतने उनके स्किल्स ही नहीं होते कि उनको डायरेक्टली काम कराया जा सके। बोले पहले हमको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जो ये इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनके आप देखोगे ना कॉलेज है खोले हुए इन्होंने एक तरीके से, है ना, मास रिक्रूट करते हैं, फिर उसको बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, 6 महीने तो प्रॉपर पढ़ाई होती है, उसके बाद फिर ये आपको जॉब में लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये जो पॉसिटी है हमारे ट्रेंड वर्कफोर्स की, इसके अलावा यहाँ पर नॉन एम्प्लॉयमेंट है कन्वेंशनली ट्रेंड यूथ्स की, जो पहले कन्वेंशनली ट्रेन हो चुके हैं, अब चेंज हो रहा है ना, एक रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे है 2017 में, क्या करते हैं, 30% ऑफ द यूथ इन इंडिया आर नीट,
कहते हैं नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। 30% यूथ तो हमारा है ना वो एजुकेशन ले रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट, ना ही कोई ट्रेनिंग ले रहा है। तो एक बड़ा तबका है, तो 30% ऑफ द पॉपुलेशन बोल रहे हैं ऐसी है, ना ट्रेनिंग है उनके पास, ना एजुकेशन है ना कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा इस यूनिसेफ ने क्या रिपोर्ट किया था कि एटलीस्ट 47% ऑफ यूथ आर नॉट ऑन ट्रैक टू हैव द एजुकेशन स्किल नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन 2030। 47% ऑफ यूथ जो एजुकेशन तो ले रहे हैं बट वो इस तरह की नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन हो। 2030 में नौकरी नहीं मिलने वाली, ठीक है, इस लेवल की एजुकेशन ही नहीं है कि उनको प्रॉपरली एम्प्लॉय किया जा सके। तो अगर बेसिक हम समझे स्टार्ट ना, तो इंक्लूसिविटी में हमारा स्किल डेवलपमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर स्किल लोगों के डेवलप्ड है तो यस अच्छे से इंक्लूजन हो सकती है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो एक तो स्किल का एस्पेक्ट था, फिर हमारा फाइनेंस का एस्पेक्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अभी देख रहे हो गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है लोगों को, जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी है ना, तो जनधन अकाउंट लोगों के खोल रहे हैं ताकि वो जो साइकिल है इकोनॉमी की ना, वर्चुअस साइकिल हम कहते हैं, तो उसमें लोग आए। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेस पहले तो वल्नरेबल लोगों को मिले। इशू क्या होता है यार, लोग लोन ही नहीं ले पाते, जैसे गरीब है, मनी लेंडर्स का हम कहते हैं ना कि कितना पंगा पड़ रहा है मनी लेंडर की वजह से, लोग लोन नहीं ले पाते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स उनको तभी तो जनधन का अकाउंट बनाया कि सबके लिए 5,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक बंदा देखो ना कितना ही लॉस हो जाए, ऐसा कहा जाता है कि अगर सारे ओवरड्राफ्ट भी लोग कर देंगे तो भी वो 5-5 हजार रुपए मिला के विजय माल्या से ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है, और गरीब आदमी नहीं करता है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जब वर्क कर रहा है तो वो पैसा दे देता है। कि और एक और चीज भी ना, सारे के सारे इसमें फिर उन्होंने जनधन के साथ आधार, मोबाइल जोड़ दिया ना, कि जितनी भी सब्सिडी है सारी उसी अकाउंट में जाएगी, तो उससे कनेक्टिविटी आ रही है और इकोनॉमी से ब्लैक मनी हटता है। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन होने लगी है, तो आप लोग भी ना कोई छोटी सी चीज भी खरीद रहे हो कि भाई साहब चेंज वाली चीज नहीं है, गूगल पे, ठीक है ना, हर चीज हो रही है, तो यस जरूरी है। तो आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन नेसेसरी है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक कल्चर सेविंग का आता है और वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है। अदरवाइज क्या है, मेजोरिटी पैसा ब्लैक हो रहा है, तो एक वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, व्हाइट मनी इकोनॉमी चलती है फिर इसके अंदर। फर्दर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, कि कैसे आपको लोगों को इंक्लूजन लाया जाए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या बात हो रही है, जैसे हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ रही है। स्पेसिफिकली आजकल अगर हम देखें कहाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, आईटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। तो अगर लोगों को इंक्लूड करना है तो एक तो इन टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट करना और फिर लोगों को इसके साथ जोड़ना। जैसे इंडिया में देखो क्या क्या चीजें चल रही है, इनिशिएटिव्स हमने लिए, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया स्कीम है, जो डिजिटली इलिटरेट लोग हैं, है ना, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। और हाँ, इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं, गांव लेवल तक आप देखो, लोग धीरे धीरे देखो यूज हो रहा है ना। अब लोग आरटीआई करने लगे हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लेते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप लोग देखो ना, खुद आप लोग भी तो इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो चीजों के बारे में, तो एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी बनती है। तो इस टेक्नोलॉजी पे हमको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आपने इंक्लूजन लानी है तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो ग्रो करनी चाहिए, बट स्क्यूड ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो सब तक पहुंचनी चाहिए, बस ये बात है। बट हाँ देखो, ग्रो तो करनी चाहिए, अगर इकोनॉमी ही ग्रो नहीं करेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर कैसे वो लोगों को दिया जा सकता है। तो यहाँ अगर हम समझे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी मेजर इकोनॉमीज वर्ल्ड में अगर देखा जाए, और करंटली इंडियन इकोनॉमी क्या देख रही है, स्लो डाउन। तो देखो इसमें बहुत एक साइक्लिक चैलेंज होता है। साइक्लिक चैलेंज में क्या होता है कि देखो पहले इकोनॉमी ग्रो करती है, फिर बाद में वो ना नीचे आती है, तो एक साइक्लिक चैलेंज ये तो चलता ही रहेगा। एक स्ट्रक्चरल चैलेंज होता है, ये कुछ इश्यूज हैं ना। स्ट्रक्चरल चैलेंज की अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी में ही प्रॉब्लम्स आ रही है, स्ट्रक्चरली क्या चैलेंज है, ऑयल डिपेंडेंट है हम, द मोमेंट ऑयल का प्राइस बढ़ता है आपका हर चीज का प्राइस बढ़ जाता है इंडिया के अंदर। तो दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स, एक साइक्लिक प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। और जो हमारा टारगेट है कि हम कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 24-25 तक बनना है, ये कब होगा,
है ना। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करें, और स्पेसिफिकली जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की हम बात करते हैं, इसके अंदर भी हमको इनइक्वालिटी को कम करना है, ठीक है। सोशल एक्सपेंडिचर पे काम करना है। सोशल एक्सपेंडिचर में हेल्थ है, एजुकेशन है, इस पे अगर इस पे हमारी स्पेंडिंग अच्छी होती है तो ओवरऑल इससे क्या होता है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है। तो इससे आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट लोगों को जनरेट की होती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल का कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे होते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमारे हो, यस, इससे भी इंक्लूसिविटी बढ़ती है। फर्दर अगर हम बात करें एक सोशल डेवलपमेंट, लोगों को एक सोशल डेवलपमेंट करनी है, इसमें क्या हो रहा है कि लोगों को एम्पावर करना है। स्पेसिफिक सोसाइटी में हम देखते हैं ना कि जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है, मार्जिनलाइज्ड लोग पॉपुलेशन में जो होते हैं, उनको इंक्लूड करना है। कौन कौन होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, है ना, और माइनॉरिटीज जो रहेंगी, तो इसमें रहते थे SC ST OBC, विमेन, ट्रांसजेंडर्स है, इनको एम्पावर करना। कैसे इनको एम्पावर किया जा सकता है, अगर कैसे इनको इंक्लूड किया जाए, वही बेसिक देखो, एजुकेशन लानी पड़ेगी, ठीक है, लोगों को। और साथ में क्या होता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे जो इनको प्रोटेक्ट कर सके। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास क्या है, बैकवर्ड क्लास के जो इश्यूज है उसको प्रोटेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं, है ना, इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करना है, जो सोशल स्ट्रक्चर्स है हमारे, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जस्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इनको पावर देना। इसके अलावा साथ में एक होता है ना, क्योंकि डिग्रेडेशन मतलब एक हम कहते हैं ना कि अननेसेसरी किसी इंडिविजुअल के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन, उसको कर्टेल करना है। कहाँ, जैसे ओपन स्पेसेस हम देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स है ना, वो फंडामेंटल राइट है कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। जैसे पब्लिक प्लेस है, पानी पीना, होटल में जाना, ठीक है, ये चीज, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज है, इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर है, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, इसकी जो एक्सेस है वो कर्टेल नहीं होना चाहिए, तो ही आपका सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। इंक्लूसिव, जो हम ना इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैसे ये चीजें हो सकती है, पहले तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना, पैसा लगाना पड़ेगा, तो सोशल स्ट्रक्चर्स में पैसा लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे हम फिस्कल स्टिमुलस की बात करते हैं, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स है, उसमें पैसा देता है, ठीक है, ताकि आपका एक अच्छी कैपेबल जनरेशन बन सके जो इसको प्रेशर्स को हैंडल कर सके, ठीक है। ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ में हमारा एक सोशल एस्पेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। बट वही फिर हम देखते हैं इश्यूज क्या चल रहे हैं, चैलेंजेस क्या है, सब लोगों को इंक्लूड करना ग्रोथ के अंदर कहाँ दिक्कत आती है। क्या पॉवर्टी एक बड़ा इशू है, गरीबी, है ना, गरीबी की वजह से क्या हो रहा है, कुछ लोग ऊपर है स्ट्रेटा में, कुछ लोग नीचे है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है तो इंक्लूजन नहीं होगी, सब लोगों को वेलफेयर, सब लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और यस, इंडिया में देखो पॉवर्टी लेवल बहुत ज्यादा है, इनइक्वालिटी बहुत है, अमीर गरीब के बीच में डिफरेंस। हम ये बात कहते हैं ना, देयर आर आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन दी सी ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की सी है जिसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, है ना, जो प्रॉस्पेरिटी के हमको दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमको इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए पहले तो पॉवर्टी, इस पे काम करना है। अब फिर से वही एक, जैसे हम टॉपिक की बात कर रहे थे ना कि सस्टेनेबिलिटी है ना, ये ओनली एवेन्यू है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तो वही अब यहाँ पर जो चैलेंजेस है इंक्लूसिव ग्रोथ के, इसको भी आप जोड़ सकते हैं, कैसे ठीक किए जा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके अपने SDG गोल्स अप्लाई कर दो और आपका इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, और एक बड़ा चैलेंज है। लोग एम्प्लॉयमेंट वाले, देखो दिस इज द मेजर बिगेस्ट इशू इन पॉलिटिक्स, अगर ऐसे भी देखोगे, कभी भी कुछ भी इशू आता है। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस आज भी इंडिया में है ना, एग्रीकल्चर वाले जो लोग काम कर रहे हैं, डबलिंग द फार्मर इनकम बात हम करते हैं, तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है अभी भी। बहुत ज्यादा लोग एकदम जो बाबा आदम के जमाने से टेक्निक्स चली आ रही है उसी को यूज करते हैं, सीड्स प्रॉपर नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, तो इस पे काम करने की जरूरत है। कैसे होगा, SDG उसके अंडर है ये, है ना। सोशल डेवलपमेंट के हम देखेंगे इश्यूज, ये चीज कही जाती है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए हैं, जब हम आजाद हुए उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बने, तो क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए, है ना। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, बट क्या आज तक सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं,
ये अभी भी क्वेश्चनेबल है कि देखो सोशल रिफॉर्म्स प्रॉपरली नहीं हुए, ठीक है। तो ये सोशल डेवलपमेंट है, इसके इश्यूज चल रहे हैं। और हमारे रीजनल डिस्पैरिटीज इंडिया के अंदर है ना, कोई एरिया है वो डेवलप्ड है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, शिमला डेवलप्ड है जी, क्यों? अंग्रेज हिस्टोरिकली कुछ रीजंस रहे हैं, उस वजह से डेवलप हो गया, कनेक्टिविटी। बट फिर यही जाओ इंटीरियर्स में चले जाओ, लाहौल स्पीति है, पांगी है, भरमौर है, ठीक है ना, आपका किन्नौर में अंदर चले जाओ, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही अंदर चले जाओ आप, ये डोडरा कुआर एरिया। तो जो हम बात करें रीजन, उसी तरीके से इंडिया में भी है। एक तरफ बीमारू स्टेट्स हम शब्द यूज करते हैं, तो बिहार है, बीमारू हम स्पेसिफिकली, जो सेंट्रल स्टेट्स है, क्यों पीछे है वो रीज, कुछ है जैसे केरला है, केरला ग्रोथ में आगे है। नॉर्थ ईस्ट को देखो, थोड़ा सा डेवलपमेंटली पीछे है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज भी देश में है, हमको इसको भी क्रब करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये क्या सजेस्ट करता है? ये 3 प्रैक्टिकल वे सजेस्ट करता है जिससे इकोनॉमी इंक्लूजन हो सके और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो सके। तो इसमें सबसे पहली बात क्या करता है कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ओवरऑल कंट्रीज को पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, सिटीजन की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर एक काम हम कर भी रहे हैं, एग्जाम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही, पीपीपी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। फिर ये क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो एम्प्लॉयर्स और वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अपग्रेड करना चाहिए नेशनल रूल्स और इंस्टीट्यूशन जो काम के होंगे। इससे क्या फायदा होता है? देखो, जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ती है ना, और ओवरऑल जो कॉम्पनसेशन के एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी इंप्रूव होते हैं। ओवरऑल लोगों का वेलफेयर की जो बात होती है उसकी स्ट्रक्चरिंग होती है, उसमें इंप्रूवमेंट होती है। और इन जनरल अगर हम कहेंगे ना, परचेजिंग पावर लोगों की है वो बढ़ती है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ओवरऑल अपग्रेडेशन हो नेशनल रूल्स का, इंस्टीट्यूशन का, जो काम से रिलेटेड है, ताकि जो लेवल ऑफ परचेजिंग पावर है, एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, वो बढ़े। क्योंकि देखो, वर्कर है वो एक मेजर क्लास होता है, काम करने वाला जो इंसान है वो सबसे बड़ी क्लास है हमारी, ठीक है। अगर इस पे हम इम्प्रूवमेंट कर सके तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी हो सकती है। इसके अलावा जो कंट्रीज है, इनको ये पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक सेक्टर्स में करना चाहिए स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि देखो, अगर लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक सेक्टर में हम काम, जैसे कहाँ है, जैसे कपड़ा मेकिंग इंडस्ट्री, कपड़े बनाने की जो होती है ना, हैंडलूम है, या फिर इन जनरल, या जैसे ये लेदर इंडस्ट्री है ना, इन चीजों में लोग ज्यादा लेबर, जैसे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये हाईली लेबर इंटेंसिव है। तो जितना लेबर इंटेंसिव चीज होगी उसमें ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल वाटर, एनर्जी, डिजिटल ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, केयर सेक्टर, यहाँ पर रूरल इकोनॉमी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन चीजों पे भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो एक हमने देखा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ सिटीजन की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए है, ठीक है, कैपेसिटी इंप्रूव। दूसरा हमने देखा कि इंस्टीट्यूशन ये रिलेटिंग टू वर्क को इम्प्रूव करो, और तीसरा लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक सेक्टर्स है, इनमें इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो फिर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इज नाउ द ओनली एवेन्यू टू फ्यूचर इंक्लूसिव प्रोग्रेस। अगर हम ग्लोबली देखो, एक हमने एस्पेक्ट क्या बात करी, सस्टेनेबिलिटी की, है ना। तो हम अगर इस टॉपिक पे बात करने, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं वही देखने हैं ना। यहाँ पर तो स्पेसिफिकली इस टॉपिक में चैलेंजेस की बात हो रही है कि कौन से चैलेंजेस हैं जो अगर कर्टेल किए जाए तो फ्यूचर में इंक्लूसिव प्रोग्रेस हो सकती है, और उन चैलेंजेस को कैसे कर्टेल किया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश। तो वही इंक्लूसिव और सस्टेनेबिलिटी, ये मेजर 2 थीम है ना, जिसके अराउंड इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इन जनरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देखो हम क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ये होता है ना, जब आप इस चीज को आंसर कर रहे हो, आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो, और जैसे हमने क्या बात करी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इश्यूज क्या है और कैसे उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से फुलफिल किया जाए। तो यहाँ पर इन जनरल जो इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लिए गए, कोई प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए गए। जैसे हम ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है 1972 में, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंसर्न को सबसे पहले ग्लोबल एजेंडा पे लाया गया था। इसकी वजह से स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आई थी, जिसमें हमने जैसे क्लाइमेट को टैकल करने के लिए पहली बार बात की गई। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन यहाँ पर प्रिंसिपल और एक्शन प्लान बनाया गया था एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी के लिए, और इसके बेसिस पर है ना यूएनईपी,
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना, इसको सेटअप किया गया था 1972 में, ताकि डेवलपिंग और ये कोऑर्डिनेट करे इन्वायरमेंटल फोकस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए था स्पेसिफिकली? इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई है। फिर अर्थ समिट 92, है ना, यहाँ पर जो ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट आई थी जिसमें सस्टेनेबिलिटी की बात करी थी, कहाँ हुई थी? रायो डी जेनेरियो में, है ना। इसकी वजह से क्या क्या चीजें हुई है? आपका यूएनएफसीसीसी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको साइन किया गया था, है ना। सीबीडी कहते हैं हम, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे। फिर स्टेटमेंट आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर आया था कि ओवरऑल फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। फिर हमारा राय डिक्लेरेशन और एजेंडा 21 था ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए। इसके बेसिस पर एमडीजीज आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जिसका एवोल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हो रहा है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया था, किस चीज के लिए है? कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कट करना है, ठीक है। फिर रायट प्लस 10 2002 में 10 ईयर असेसमेंट थी कि आउटकम कितने हुए हैं, ठीक है। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जोहान्सबर्ग में हुई थी। फिर रामसर कन्वेंशन है, रामसर किसके लिए हुआ था? है ना, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसमें बहुत सारे, हमारे यहाँ पर कौन सा वेटलैंड है हिमाचल में? पौंग, चंद्रताल, रेणुका, ठीक है, 3 जगह है। तो रामसर वेटलैंड ईरान में हुआ था, ठीक है, रामसर कन्वेंशन। उसके बाद ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, ये स्पेसिफिकली किस चीज के लिए? कि कंजर्वेशन करना है नेचुरल हेरिटेज का, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज। तो इसमें हेरिटेज साइट्स है उसको इनलिस्ट किया गया था, उसमें दोनों कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड कल्चरल साइट्स, ठीक है। यूनेस्को हमारे यहाँ पर किस नेशनल पार्क को दिया है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो नेचुरल, है ना, नेचुरल कल्चरल हेरिटेज है हमारी। फिर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, है ना, उसमें देखी गई थी, और उनको फिर ह्यूमैनिटी के लिए प्रिजर्व करना है। वही है ना कि इश्यूज क्या है और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम उसमें काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल साथ साथ में यूज करते रहो, जो भी थीम बात कर रहे हो उसमें एक एग्जाम्पल जोड़ दो। आपका कन्वेंशन ऑन, है ना, साइट्स है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा और फाना को जो इंडेंजर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईयूसीएन है, वो लिस्ट देता है, साइट्स प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आपका सीएमएस है, कन्वेंशन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जैसे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे होते हैं उस टाइम पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वियना कन्वेंशन है, किस चीज के लिए बात हुई थी? ओजोन, ठीक है, एक थ्रेट हो गई थी ये, और फिर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था बाद में। सीएफसीज, एचएफसीज है ना, जो भी सब्सटेंसेस है डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को, उसको, और इसको सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब अभी तक की ना, ऐसे जैसे कई बार बात हो रही होती है ना कि हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, जैसे कि इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतना पॉल्यूशन कर चुके हैं कि हम नहीं सुधर सकते। तब ये बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है, नहीं नहीं, वो जब जान पे आई थी और ओजोन, है ना, वो डिप्लीट हो रही थी, तो उस टाइम पे हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया था। और ये सबसे, ऐसा होता है ना कि कोई भी ऐसे प्रोटोकॉल है, कोई भी कन्वेंशन है, जो सबसे अच्छी इंप्लीमेंट हुई है वो मॉन्ट्रियल, ठीक है। इसके अलावा का बेसल कन्वेंशन है, ये किसके लिए है? जो हैजार्डियस वेस्ट है उसकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट अगर हो रही है तो उसको ये चेक रखता है, ठीक है। हैजार्डियल वेस्ट है उसका यूज और उसको डिस्पोजल प्रॉपर। फर्दर सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन। रॉटरडैम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, किस पे था? परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, जो लंबे टाइम तक रहते हैं, ठीक है। स्टॉकहोम प्रीलिम्स में तो पूछते हैं ना किस चीज के लिए है ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, ये डीडीटी है ना, लंबे टाइम तक परसिस्ट करता है एनवायरनमेंट के अंदर। डर्टी डजन्स को रोकने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन आई थी। डजन, डर्टी डजन की एक लिस्ट थी कि 12 ऐसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो लंबे टाइम तक रह रहे हैं, जिसमें डीडीटी भी था। फिर उसके बाद फिर और इसकी लिस्ट बढ़ती रही, है ना। फिर ये प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स को ग्लोबल टाइगर फोरम है ना। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, कुछ टाइम के लिए फिर वेलिंग के ऊपर, वेल को मारते हैं ना, फिर उससे बहुत से रिसोर्सेज, ब्लबर निकलता है, मीट निकलता है, फिर उसको बीच में रोका भी था इन्होंने वेलिंग, फिर बाद में दोबारा से कुछ कंट्रीज ने शुरू कर दिया था, है ना। मिनामाटा कन्वेंशन है, किसके लिए हुआ था? मरकरी,
मरकरी पॉल्यूशन था, मिनामाटा में हुआ था, उसके बाद फिर ये पॉल्यूशन के लिए किया गया था। तो इशू और उसके सॉल्यूशन है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज अगर हम देखें आजकल क्या क्या चल रही है, ये भी सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है ना, कार्बन को एक सिंक में कलेक्ट कर देना। जैसे जैसे पेड़ है, पेड़ एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेता है, ठीक है ना, कार्बन सिंक का कॉन्सेप्ट। फिर कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, आप एमिट मत करो कार्बन, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ देश है वो, ये इस तरह से भी यूज हो रहा है कि जैसे कोई कंट्री है वो हाई एंड टेक्नोलॉजी ना, किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देती है। मान लो जैसे हमने दिल्ली मेट्रो यूज किया, तो दिल्ली मेट्रो की वजह से जितना पॉल्यूशन हो रहा था वो कम हो गया ना। उस कंट्री को की एमिशन अगर नहीं हो रहा है तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 1 कार्बन क्रेडिट होता है, उसको हम बेच भी सकते हैं इस तरीके से ना। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट वो कार्बन ट्रेडिंग में आ जाता है। फिर कार्बन ऑफसेटिंग है ना, कि एक जगह अगर पॉल्यूशन आप कम कर रहे हो तो कहीं और कर सकते हैं। ऑफसेट करना बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज करके आप ऑफसेट कर दो, ठीक है, कार्बन एमिशन कम कर दो। कार्बन टैक्स हो रहा है, लगाते हैं कई जगह पर। और जियो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, सब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज किए जा सकते हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। फिर सीडीएस, यूनाइटेड कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ध्यान रख रही है सस्टेनेबिलिटी का। यूएनसीएलओएस किस पे काम करती है, कन्वेंशन ऑन दी लॉज ऑफ सीज। फिर क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर की अभी बात हो रही थी कि ओवरऑल क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ फंडिंग करनी चाहिए, है ना। इसमें आपका एक ग्रीन क्लाइमेट फंड इकट्ठा किया करना शुरू किया था, अडेप्टेशन फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ, ये सब कॉन्सेप्ट्स ताकि ओवरऑल इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल किया जा सके। फिर रेड है REDD, है ना, यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसमें भी REDD प्लस भी शुरू कर दिया गया है, ठीक है, इसको और है ना इम्प्रूव किया गया है। फर्दर पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट के लिए है। क्लीन CDM की हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस GHG है, इसको कैसे कम किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे ये GACS है कि ये ग्लोबल अलायंस है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है, तो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसके अलावा एक्शन पेज कहते हैं हम, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमीज, पेज, ठीक है, पेज। ये सब थीम्स है। इसके अलावा SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो वो याद कर लेने चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको नंबर ऐसे याद करके रखोगे कहीं भी यूज हो जाता है, ठीक है। पावर्टी लिख रहे हो बता दो, नो पावर्टी SDG 1 है। उसके अलावा कि अगर हम चाह रहे हैं कि हंगर को कम करना है, हेल्थ पे गुड हेल्थ वेलबींग एजुकेशन 4, जेंडर इक्वलिटी 5, तो मतलब यूज हो सकते हैं ओवरऑल जब भी आप कुछ भी आंसर कर रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और इसमें अगर बात करते हैं नहीं क्या क्या चीजें रहेंगी, SDG गोल्स है, क्यों लाए जा रहे हैं, कौन कर रहा है, यूनाइटेड डेवलपमेंट UN, यूनाइटेड नेशन ने किया है इसको। और कब तक इसको अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, 2030, 2030 के हमने टारगेट्स बनाए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा रहेंगे, किस चीज के लिए हम कर रहे हैं, ताकि पॉवर्टी को कम किया जा सके और ओवरऑल सस्टेनेबल वर्ल्ड को बनाया जा सकता है ना। नेक्स्ट जो 15 ईयर्स है इसमें हमने सस्टेनेबल बनाना है दुनिया को। इसमें 17 गोल्स है, प्रीलिम्स में कई बार ये भी आता है ना कितने गोल्स है, 17 गोल्स है, 169 टारगेट्स है, और ये अचीव करने हैं 2030 तक। तो इसके लिए रिसर्च की जरूरत है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, बिजनेस सिविल सोसाइटी सब लोग एक साथ आए। और एक बात कि क्या ये लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग नहीं, कंट्रीज इसको वॉलंटरीली फॉलो कर रही है। तो जो थीम हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इज नाउ द ओनली एवेन्यू टू फ्यूचर इंक्लूसिव ग्रोथ। Global sustainability is now the only avenue to future
इंक्लूसिव ग्रोथ। तो दो थीम है ना, एक सस्टेनेबिलिटी का थीम है और दूसरा इंक्लूसिवनेस का थीम है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी ही एक एवेन्यू है जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है। बस दो चीजें कनेक्ट करनी है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ है ना कैसे हो सकती है, या इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, और ये इंक्लूसिव ग्रुप, और इसमें कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम्स बतानी है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी है इससे वो चीज की जा सकती है। थोड़ा सा दूसरी तरफ हो जा सकता है, अगर पहले हम वही बात करेंगे ना करें है ना, तो इंक्लूसिव ना हो तो क्या इशू हो सकते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं उससे कैसे इंक्लूसिविटी आ सकती है। बस ये कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करना था। अगर ये हम कर पाते हैं तो है ना थीम एड्रेस हो जाता है। जब भी आप ना थीम इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसको लिंक करके लिखना तो इम्पोर्टेंट है। जब भी आप थीम, जितने भी थीम्स आप लाओगे, जैसे कोई प्रॉब्लम ला रहे हैं, ठीक है, फिर कैसे उसमें सस्टेनेबिलिटी लाई जा सकती है, और उसको विद एन एग्जांपल होना चाहिए। जैसे हमने इतनी सारी बातें करी सस्टेनेबिलिटी के अंदर भी, तो वो क्या था, अलग अलग थीम्स है ना, अलग अलग एरियाज में, साइट्स है, एक एरिया में उसमें सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूजन लाना है ना, तो अलग अलग थीम्स को कैसे लाया जा सकता है, तो आपको एग्जाम्पल्स तो यूज करने पड़ेंगे है ना, तभी आपका एक, और इसमें हाँ कॉन्टिन्यूटी लानी जरूरी थी, दोनों थीम्स के बीच में ना कॉन्ग्रुइटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बट आपको इंक्लूजन उसके इशू के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कनेक्ट करना था, तब होगा।